नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का जो संबंध है वो आपके कला, संस्कृति एवं विरासत खंड से है। क्योंकि एक न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ऐतिहासिक महत्व वाली जो इमारतें हैं, जो स्मारक हैं, उनको अब संरक्षित किया जाएगा और इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पहल है वो की गई है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्मारक हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है और वो आज जर्जर स्थिति में बने हुए हैं और उनके संरक्षण के तरफ अब एक बार फिर से ध्यान दिया जा रहा है। उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि संरक्षण का जो प्रयास किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं या इस तरह के जो स्मारक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अपने यहाँ इस तरह के कौन से ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं चर्चा में और एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली ऑफर के तौर पे एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा। ये जो डिस्काउंट है अप टू 75% है, जिसमें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का जो कोर्स है वो शामिल है। इस पर 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्स में सीसैट जो कोर्स है ये पूरी तरह से निःशुल्क आपको प्रदान किया जा रहा है, पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए जो पहले से निर्धारित फीस है वो 1,20,000 है, लेकिन अब ये डिस्काउंट होकर मात्र आपको 60,000 रुपये में प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यूपीपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स है, इसके तहत जो प्रीलिम्स और मेंस का जो कोर्स है, इस पर भी एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 70% का है। इसके लिए जो निर्धारित फीस है उसमें डिस्काउंट ये 70% आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद इसकी जो फीस होगी वो मात्र 30,000 है। अगर आप इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अलग अलग कोर्स है इनमें अन्य भी कोर्स हैं जो यूपीएससी के बहुत सारे कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं। पीसीएस के अलग अलग राज्यों के लिए जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं उन पर भी कई सारे बड़े डिस्काउंट संस्कृति आईएएस की तरफ दिया जा रहा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये सूचना थी। अब आ जाते हैं अपने चर्चा के विषय पर, जो क्यों चर्चा में है। तो देखिए, यमुना किनारे स्थित जो सुल्तान परवेज का मकबरा है, ये खास तौर पे इस समय जो सुल्तान परवेज है ये चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है तो इनका जो मकबरा है और इसके अलावा जो मुबारक मंजिल है, इसके अलावा बलकेश्वर स्थित जो प्राचीन बुर्ज है, अब राज्य पुरातत्व जो विभाग है इसके द्वारा ये जो ऐतिहासिक महत्व वाली जो स्मारक हैं, जो ये धरोहर है, इन्हें संरक्षित किया जाएगा। देखेंगे सुल्तान परवेज कौन थे, आगे देखेंगे इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, इन्होंने इसके लिए प्रारंभिक जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दिया है और इसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि स्मारकों पर नोटिस चस्पा होने की तिथि से 1 माह के अंदर इस पर आपत्ति जताई जा सकती है। ये एक प्रक्रिया है कि इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन जता रहा है तो वो जता सकता है, उसके बाद इस पर आगे वो नहीं जता पाएगा और फिर आगे जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। तो ये बात है, इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो आगरा में ही जो यमुना नदी है उसके किनारे स्थित जो सुल्तान परवेज है इनका मकबरा अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मुबारक मंजिल है, बलकेश्वर में यमुना किनारे स्थित प्राचीन बुर्ज है। अब इनकी जो स्थिति है अब वो जर्जर हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐतिहासिक महत्व वाले जो धरोहरें हैं, जो स्मारक हैं, इन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इसी के लिए जो राज्य पुरातत्व विभाग है ये एक्टिव हो चुका है और अब
इन ऐतिहासिक धरोहरों को ये क्या करेगा, संरक्षित करेगा, इनकी देख रेख करेगा, इनकी मरम्मत करेगा। इनसे जुड़े हुए जो भी पहल हो सकता है वो इसके माध्यम से किए जाएंगे। इससे पहले हमने बताया कि जो गवर्नर हैं उन्होंने इसके लिए प्रारंभिक जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है, और ये जो स्मारक हैं इनको संरक्षित घोषित करने से पहले जब इससे जुड़े हुए जो भी आपत्ति होंगे उसके लिए यहाँ पर आपत्ति से जुड़े हुए नोटिस भी चस्पा दिए गए हैं कि अगर किसी को नोटिस से जुड़े हुए कोई आपत्ति है तो वो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम जो अधिसूचना है वो जारी की जाती है, और फिर स्मारकों को राज्य पुरातत्व जो विभाग है इसके द्वारा संरक्षित जो धरोहर है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया चलेगी, और फिर ये जो स्मारक हैं जो इस समय इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो चुकी है, इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि ये जो स्मारक हैं, ये जो ऐतिहासिक विरासत है हमारी, ये संरक्षण के अभाव में, देख रेख के अभाव में, ख़ास तौर पे देखें तो इनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो चुकी है, ये जर्जर हो चुके हैं। अगर स्थिति की बात करें तो आगरा में इस तरह के कई सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक हैं जिनकी स्थिति आज दयनीय है। यहाँ तक कि वहाँ कई ऐसे स्मारक हैं जिनको अब चिन्हित करना भी कह सकते हैं मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा देखें तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और जो राज्य पुरातत्व विभाग है, इसके द्वारा अभी तक इन प्रकार के जो महत्व वाले जो स्मारक हैं जो जर्जर हो रहे हैं, इन पर कोई खास कह सकते हैं कि पहल नहीं की गई है, और इसी कारण से इनकी देख रेख और इनका संरक्षण नहीं होने के कारण ये इस समय जर्जर स्थिति में बने हुए हैं। और अब जैसा कि पहले हैं हमने बताया कि अब इन्हें आइडेंटिफाई, चिन्हित करना भी मुश्किल है कि आखिर ये जो स्मारक है जिसके अब अवशेष मात्र दिख रहे, आखिर ये किसकी है, किससे इसका संबंध है, किस कालक्रम से इसका संबंध है। यही नहीं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दशक पूर्व जो हाथी खाना है, हवेली जो आगा खां है, हवेली जो खाने दुर्रा है, इसको संरक्षित स्थल घोषित किया था। तो ऐसा नहीं है कि इससे जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं वो कोई ऐसी पहल, इनसे जुड़ी हुई कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं। इससे पहले इन संस्थाओं के द्वारा कुछ खास जो महत्व वाले स्थल थे उनको संरक्षित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इनका काम उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पे किया जाना चाहिए, और अब तक इन्हें संरक्षित कर दिया जाना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जो हाथी खाना है इसके संरक्षण का काम इसकी घोषणा के बाद अभी भी चल ही रहा है, और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। तो आने वाले जो इस तरह के बहुत सारे जर्जर हो रहे हैं जो स्मारक हैं, उनकी देख रेख इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं वो कैसे कर पाएंगे, यानी यहाँ भी लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो संरक्षित जो स्मारक है इनकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अगर बात करें तो राज्य पुरातत्व जो विभाग है इसने अब इस ओर बड़े स्तर पे देखें तो कदम उठाए हैं, और जैसे बटेश्वर स्थित जो 42 जो प्लेसेस हैं उनमें अगर मुख्य रूप से देखें तो जो शिव मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, बटकेश्वर किला है, रानी घाट आश्रम है, कुटिया है, विश्राम गृह है, ऐसे कई सारे जो महत्व वाले जो ऐतिहासिक महत्व हैं इनको खास तौर पे संरक्षित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए प्रारंभिक जो अधिसूचना जारी की जाती है वो भी क्या है कि राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही देखें तो घटवासन जो मुस्त किले हैं इसके बल्केश्वर में, यमुना किनारा स्थित जो हवेली है उसके बुर्ज मुबारक जो मंजिल है जिसे औरंगजेब की हवेली कहते हैं, और सुल्तान परवेज के मकबरे को भी संरक्षित करने के लिए खास तौर पे इससे जुड़े हुए जो प्रारंभिक अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। लिखित आपत्ति और प्रमुख सचिव जो संस्कृत विभाग है, इसके जो निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग है और जो डीएम है उन तक इसकी सूचना दे दी गई है। तो ये अब तक के जो पहल हो चुके हैं, इस पर जो घटनाक्रम है उनकी हमने बात कर ली। चलिए अब बात कर लेते हैं सुल्तान परवेज मिर्जा के बारे में, क्योंकि इनके बारे में चर्चा हुई है तो थोड़ा सा इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, जो सुल्तान परवेज मिर्जा है ये शाहजहां के बड़े भाई हैं, और इनका जो पूरा नाम है वो है सुल्तान
परवेज मिर्जा, ये शहंशाह जहांगीर के बेटे थे और अगर बात करें तो शाहजहां के बड़े भाई थे। इनका जो मकबरा है ये यमुना के किनारे देखें तो स्थित है और इस पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा संरक्षित चीनी का जो रोजा है और जो एतमादौला का मकबरा है उनके बीच में ही इनका जो मकबरा है वो अवस्थित है। आगरा में ये अवस्थित है। इसके अलावा जो सुल्तान परवेज का जो मकबरा है ये तैमूर के समरकंद स्थित जो मकबरा है उसी के डिज़ाइन पर बना है, यानी इसकी जो वास्तुकला है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो बनावट है, ख़ास तौर पे देखें तो समरकंद में स्थित जो मकबरे हैं तैमूर के वैसे ही इसकी बनावट है। इस मकबरे के चारों तरफ देखें तो उस समय जब ये बनाया गया था तो इसके चारों तरफ बाग यानी गार्डन लगाया गया था, लेकिन अब वर्तमान की जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। ये जो मकबरा है अब मात्र अवशेष के रूप में बचा है, इसका खंडहर ही अब बचा है। अब खंडहर में ये पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। इसके चारों ओर जो बाग थे वो तो अब एक तरह से विलुप्त हो चुके हैं, यानी उनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ पर जो इसकी दीवारों पर चूने की लेयर लगाई गई थी वो एक तरह से झड़ रही है और ख़ास तौर पे देखें इसकी जो बनावट है यहाँ पर गुंबद पर उल्टे कमल के फूल का जो डिजाइन है वो ख़ास तौर पे आकर्षित करता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो सुल्तान परवेज मिर्जा है ये कौन थे और इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। ये इनका मकबरा है, आप चित्र में देख सकते हैं, काफ़ी कहें तो महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो संबंध है वो शहंशाह जहांगीर शाहजहां से है। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय जो विभाग है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ही इस पर पहल की है। तो थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देख लेते हैं। जैसे 1947 में आज़ादी प्राप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर वर्ष 1951 में प्रदेश के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो पुरास्थल हैं उन स्मारकों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से प्रकाशन और इस संदर्भ में जन चेतना जगाने हेतु पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो किस उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई थी, किसके तहत की गई थी, कब की गई थी, ये हमने देख लिया। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बातों की चर्चा करें तो 1958-59 में ये जो पुरातत्व विभाग है ये पुनः स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया, लेकिन वर्ष 1962 तक इसके कार्य और पुरातत्व जो अभियंता है उसके बाद वर्ष 1965 में पुरातत्व सहायक के द्वारा ये संचालित होते रहे। फिर घटनाक्रम बदला। वर्ष 1965 में ही पुरातत्व अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही विभाग ने अधिक सुनिश्चितता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया और विभाग का जो कार्यालय वर्ष है ये 1981-82 तक राज्य संग्रहालय लखनऊ और जवाहर भवन के नवम तल के द्वारा संचालित होता। तो ये इसकी प्रक्रिया हमने देख ली कि आखिर ये कैसे रेगुलेट होते रहा। उसके बाद महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हुआ। जो सांस्कृतिक कार्य विभाग है उसके अधीन होने के कारण संस्था का जो नाम है ये उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन रखा गया। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के पुरातत्व का विधिवत अध्ययन करने एवं स्मारकों के संरक्षण हेतु वर्ष 1979-80 में गढ़वाल क्षेत्र में इसकी एक इकाई की भी स्थापना की गई और जिसे कालांतर में अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। लेकिन 90 के दशक में पौड़ी और झांसी तथा पिछले 5 वर्षों में आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये सारे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा शहर में है, गोरखपुर शहर में, वाराणसी में है, इलाहाबाद में। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से आपको स्मरण रखना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं जो विरासत है, जो हेरिटेज है, आखिर ये है क्या। तो देखिए विरासत हमारी जो परंपरा है और स्मारक हैं, वस्तुएं हैं और संस्कृति की एक पूरी जो श्रृंखला है। इसमें विश्वास, ज्ञान, कलात्मक जो अभिव्यक्ति होती है, मानदंड और जो मूल्य होता है, सामाजिक जो प्रथाएं होती हैं, जो विभिन्न परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, स्थान है, वस्तुएं हैं, अन्य जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं।
अब थोड़ा सा बात करें कि आखिर जो विरासत है ये इस समय समस्या में क्यों है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। विरासत के संकट में होने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो देखिए, खास तौर पे सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर इस तरह के महत्व वाली जो स्मारकें हैं, जो इमारतें हैं, जो धरोहर है, अगर उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख नहीं की गई तो फिर इनसे जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। असुरक्षित जो स्मारक हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनके साथ साथ जो संरक्षित स्मारक और संग्रहालय है, वहाँ पर कई बार देखें तो इस तरह के चोरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लाभ विलासिता की वस्तु होने के कारण जो पुरावशेष है उनकी बड़े स्तर पे चोरी और तस्करी की जाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अनियमित जो पर्यटन गतिविधियां हैं, निजी जो एजेंट हैं, उनके द्वारा कला विरासत स्थलों पर खास तौर पे देखा जाए तो एक तरह से प्रभुत्व स्थापित करने का जो मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसने 24 भारतीय स्मारकों को खोजने योग्य या फिर लापता घोषित कर दिया गया है। यानी या तो उन्हें समाप्त कर दिया गया या इस तरह से उन्हें कह सकते हैं उनको क्षति पहुंचाई गई कि उनकी जो स्थिति है, वास्तव में उनसे जुड़े हुए जो तथ्य वो इस समय मौजूद नहीं है। मानव शक्ति की कमी के कारण भी अधिकांश जो संग्रहालय हैं उनकी सुरक्षा नहीं की जा पा रही है। कलाकृतियों के दोहराव अर्थात नकली जो पेंटिंग है या इस तरह के जो विभिन्न मूर्तियां हैं, जिनके क्या है कि नकली जो प्रतिमूर्ति है वो बनाकर स्थापित की जाती है और फिर वहां से जो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल जो मूर्ति होती है उसे कह सकते हैं उसको दूसरे जगह भेज दिया जाता है, उसका तस्करी कर दिया जाता है। तो इस तरह के मामले बड़े स्तर पे देखने को मिले हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो हमने कहा कि उचित रख रखाव का जो अभाव है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस कारण से देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं, इनकी जो स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। स्मारकों पर जो अतिक्रमण जैसी जो समस्या है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और अभी तक जो गवर्नमेंट के डेटाज आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार 278 से अधिक जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं उन पर अतिक्रमण जैसी जो घटनाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। सरकारी आंकड़ों में तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल जो आंकड़ा है वो 278 से कई गुना ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर देखें तो विरासत संरक्षण की जो आवश्यकता है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो देखिए, मानव चेतना के सतत विकास प्रक्रिया में ये खास तौर पे सहायक रहे हैं। इस कारण से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश की जो एक पहचान है, एक जो गौरव है, उसका ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आगरा के ताजमहल की बात करें तो ये क्या है कि हमारे देश की एक पहचान हो चुका है, एक गौरव हो चुका है। तो इस तरह से क्या है कि जो विरासत है, इनका जो संरक्षण है, ये खास तौर पे महत्वपूर्ण होता है। कला स्मारक एवं संग्रहालय पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो बुनियादी ढांचे हैं, उसके विकास में भी ये महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसके अलावा किसी भी विशेष क्षेत्र या संस्कृति से संबंधित होने के कारण जो एकता है, जो अपनत्व है, उसकी जो भावना है, वो विकसित करने में भी ये अपना योगदान देते हैं। कला और संस्कृति का जो वैश्विक राजनीति एवं कूटनीति में सॉफ्ट पावर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कि इसके कई सारे महत्व हो सकते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। इसके संदर्भ में देखें तो अभी तक कैग की भी काफ़ी रिपोर्ट आई है कि आखिर अभी तक अपने देश में इस तरह के जो महत्व वाले जो स्मारक हैं, जिनकी स्थिति क्या है, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार 92 स्मारक और कलाकृतियों के संबंध में कोई डेटाबेस ही अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो आप समझिए कि ऐसे महत्व वाले जो स्मारक थे, जो कभी अस्तित्व में थे, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनसे जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं, जो डेटाज हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसके संदर्भ में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने पूरे भारत में लगभग 58 लाख से अधिक जो पुरावशेष हैं उनका अनुमान लगाया। तो आप समझ सकते हैं 58 लाख एक बड़ा आंकड़ा है। इसके आसपास अगर देखें तो कोई डेटाबेस या सूची उपलब्ध नहीं है। तो अब ये सर्च करने वाली बात है कि ऐसे इस तरह के जो महत्व वाले जो स्मारक हैं, जो स्थल है, उनसे जुड़ी हुई जो सूचना है वो कैसे निकाली जाती है।
यही नहीं, इसमें अगर बात करें जो कम्युनिकेशन है, जो तालमेल है, इसकी कमी एक बड़ा कह सकते हैं कि इसमें दोष है, जिसके कारण इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा ये भी कहना है कि इसके लिए जो फंड है वो पर्याप्त नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये आरोप लगते आया है। नीति का अभाव है, अभी तक देखें तो सरकार के स्तर पे इसके लिए कोई खास पॉलिसी नहीं बनाई गई है, इसके लिए अलग से कोई ऐसा विभाग नहीं बनाया गया है जो खास तौर पे इस प्रकार के जो धरोहर वाले जो स्थल हैं या महत्व वाले जो स्मारक हैं, इस तरह के जो अलग अलग प्लेस हैं, उनकी देख रेख कर सके। पुरातत्विक अन्वेषण और उत्खनन पर राष्ट्रीय नीति का अभी तक अभाव अपने देश में है, और इसके साथ ही जो दस्तावेजीकरण है, इसके अभाव में खंडहर कभी भी अपनी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित नहीं हो पाते, क्योंकि अपने देश में जो भी स्मारक हैं, इस तरह के महत्व वाले जो प्लेसेस हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज हैं, उनको कहीं खास एक जगह स्थापित नहीं किया गया है। इस कारण से जब ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, जर्जर होने लगते हैं, तो इनकी जो सूचना है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। एएसआई ने कई मामलों में स्मारक अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी ध्यान देने की बात है। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये संरक्षित स्थलों के संरक्षण की खराब स्थिति और अनुवर्ती कार्रवाई की भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इससे जुड़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या है, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, तो ये संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसके पहले महानिदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो आप समझ सकते हैं आज़ादी से पहले ही इस कह सकते हैं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये जो है एएसआई, ये 3650 से अधिक जो प्राचीन स्मारकें हैं, पुरातत्विक स्थल हैं और राष्ट्रीय जो महत्व के अवशेष हैं, उनका ये खास तौर पे मैनेजमेंट देखता है, उनसे रेगुलेशन से जुड़ी जो भी समस्या है उनका समाधान करता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, मकबरे, कब्रिस्तान के साथ साथ महल, किले, सीढ़ीदार कुएं जो हैं और राक कट जो गुफा हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कई सारे पहल भी किए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो इसके द्वारा संग्रहालय का विकास और संरक्षण भी किया जाता है। प्राय जो संग्रहालय है ये परंपरागत रूप से ऐसे स्थलों के समीप स्थित होते हैं, इससे प्राकृतिक परिवेश के बीच उनका जो अध्ययन है वो करना सरल हो जाता है। यही नहीं, एएसआई के द्वारा क्या है कि एपियाग्राफिया इंडिका प्राचीन भारत भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा, इस शीर्षक, इस टाइटल के साथ एक इसका वार्षिक प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई होती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जो अभिलेखागार भवन एवं केंद्रीय पुरातत्व जो पुस्तकालय है, वो भी क्या है, एएसआई का ही एक पहल है। तो इस तरह से इसके द्वारा कई सारे जो पहले हैं वो भी चलाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पे ये प्रयास किए जाने चाहिए उस स्तर पे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अपने देश में जो कई सारे जो महत्व वाले ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण वाले जो धरोहर स्थल हैं, वो धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वो खराब हो रही है। और ये कहा जा रहा है, लगातार प्रश्न उठाया जा रहा है कि आने वाले समय में इनसे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, इन्हें चिन्हित करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इस कारण से इनसे जुड़ी हुई जो भी पहल हो सकती है वो सरकार को और जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं उन्हें करना चाहिए। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय था जिस पर हमने बात किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।